आई एम सरोज कुमार शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर। गाइस, आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के चौथे चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का आज मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव को मैं इसके पहले वाले क्लास में आपको बता चुका हूं। तो चलिए ज़्यादा समय हम लोग बर्बाद नहीं करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं चौथे चैप्टर का। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिकी, अर्धचालक युक्तियाँ और लॉजिक गेट। आप इन सारे प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न है, ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं? ध्यान से आप देखिए और इसको लिख लीजिए नोटबुक में। ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं? उत्तर हो गया, किसी निश्चित लघु ऊर्जा परिसर में अत्यंत निकट रूप से स्थित ऊर्जा स्तरों की एक बड़ी संख्या का समूह ऊर्जा बैंड कहलाता है। हम लोग ऊर्जा बैंड को क्या करते हैं, इस तरह चित्र के रूप में इंडिकेट करते हैं। ऐसे करके आप क्या करेंगे, ऊर्जा बैंड को बनाएंगे। एक ऊर्जा बैंड सी और एक बी से इंडिकेट किया जाता है। आप इस तरह आप क्या करेंगे, इंडिकेट कर लेंगे, ऐसे फिगर बनाएंगे। ऊर्जा बैंड का एक पट्टी होता है, ठीक है। आप परिभाषा को अच्छे से लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, ठोस में उपस्थित ऊर्जा बैंड का नाम लिखिए। ठोस में उपस्थित ऊर्जा बैंड का नाम लिखिए। तो याद कर लें, ठोस में दो प्रकार का ऊर्जा बैंड होता है, एक चालन बैंड, एक होता है संयोजी बैंड। चालन बैंड को सी से और संयोजी बैंड को बी से या भी से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। चालन बैंड को सी से, संयोजी को बी या भी से सूचित किया जाता है। और बैंड के फिगर मैंने आपको बताया था, ऐसा बना दिया जाता है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलिकॉन में वर्जित बैंड की ऊर्जा कितनी होती है? तो याद करें, सिलिकॉन में वर्जित बैंड की ऊर्जा जो होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। वो भी लगभग है, अप्रॉक्सीमेट दिया गया है, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अगला, अर्धचालक क्या होता है? किसी एक अर्धचालक का नाम लिखिए, यानी अर्धचालक क्या है। जैसे जितने धातु हैं उनको क्या किया गया है, तीन जगह बांटा गया, चालक, अर्धचालक और अचालक, ठीक है। तो अर्धचालक क्या है ये बताना है। तो अर्धचालक का परिभाषा हो गया, वे ठोस पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता चालकों से कम परंतु अचालकों से अधिक होता है और चालक कहलाता है। यानी चालक और अचालक के बीच अगर वैद्युत चालकता है तो इसे कहा जाएगा अर्धचालक। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, इंडियम इत्यादि, ये सब क्या है, अर्धचालक हैं। ये 9 में पूछा गया क्वेश्चन, देख लीजिए। अगला है, ताप बढ़ने पर अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, या अर्धचालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है। एंड ताप बढ़ेगा तो अर्धचालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा, इसे देख लीजिए। 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद करें, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने से उसकी वैद्युत चालकता क्यों बढ़ जाती है, ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला आंसर हो गया, ताप बढ़ाने पर सहसंयोजक बंधन टूट जाने के कारण अर्धचालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है, अर्थात उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। यानी आपको याद कर लेना है कि ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, क्योंकि उसका प्रतिरोध घटता है। यानी ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, जिससे उसका चालकता बढ़ जाता है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, जर्मेनियम को किस प्रकार से एन टाइप का अर्धचालक बनाया जाता है। यानी जर्मेनियम से आप एन टाइप का अर्धचालक कैसे बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जर्मेनियम में जब कोई अपद्रव्य अशुद्धि मिलाया जाता है तो अशुद्धि मिलाते समय जो अशुद्धि मिलाया गया वो नया अर्धचालक है, और अशुद्धि जब मिलाया जाता है तो जर्मेनियम का चालकता चेंज हो जाता है। यदि हम जर्मेनियम में त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिलाएंगे, जैसे एल्युमिनियम मिला दीजिए, बोरान मिला दीजिए, तो क्या हो गया, उसकी चालकता क्या होती है, उसमें पी टाइप अर्धचालक बन जाता है। उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, खो देने की क्षमता आ जाती है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है और वह पी टाइप अर्धचालक बन जाता है। यानी फिर से आपको बताएं, जर्मेनियम में जब त्रिसंयोजी तत्व जैसे एल्युमिनियम या बोरान मिला दिया जाता है तो वह पी टाइप अर्धचालक बन जाता है। आप इस तरह परिभाषा लिख लीजिएगा, ठीक है। जर्मेनियम में जब एल्युमिनियम या बोरान मिला दिया जाता है, अर्थात त्रिसंयोजी तत्व मिला दिया जाता है, तो पी टाइप अर्धचालक बन जाता है। अगला है, पी क्रिस्टल तथा एन क्रिस्टल में बहुसंख्य आवेश वाहकों का नाम बताएं। तो याद कर लीजिए, पी में क्या होता है, होल्स होता है, और एन में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो पी क्रिस्टल में बहुसंख्य आवेश वाहक कोटर, कोटर माने होल, ठीक है। होल का मतलब है छिद्र, होल, तथा एन क्रिस्टल में बहुसंख्य आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। छिद्र होता है जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन
अपना स्थान परिवर्तित करके किसी और चालक में चला जाता है तो उस स्थान पर एक छिद्र बन जाता है जिसको होल कहा जाता है या कोटर कहा जाता है। तो पी अर्धचालक में कोटर होता है और एन अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। अगला है शुद्ध अर्धचालक में जब कोई अपद्रव्य मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो अभी बताया कि जब शुद्ध अर्धचालक में कोई अपद्रव्य मिलाया जाता है तो उसकी चालकता बढ़ जाती है, उसकी चालकता बढ़ जाती है, भी 9 में पूछा गया था। ठीक है, और शुद्ध अर्धचालक में किसी दूसरे अपद्रव्य को मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग भी कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, डोपिंग क्या है, याद कर लेंगे। तो कहा जाएगा शुद्ध अर्धचालक में किसी अशुद्धि को मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। डोपिंग VVI क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा ही जाता है, तो इसको याद कर लेंगे। 9वां क्वेश्चन है एन टाइप सिलिकॉन अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में कौन सा अपद्रव्य मिलाना चाहिए, इस अपद्रव्य तत्व की संयोजकता क्या होगी। तो देखिए यहाँ याद कर लीजिए, जैसे मैंने बताया पी टाइप में क्या मिलाते हैं, एल्युमिनियम या बोरान मिलाते हैं, वैसा ही कहता है कि एन टाइप में क्या मिलाएंगे। तो याद करें एन टाइप अर्धचालक में हम क्या करते हैं, पंच संयोजी तत्व मिलाते हैं। जैसे पी टाइप में त्रिसंयोजी, वैसा ही एन टाइप में मिलाएंगे पंच संयोजी तत्व मिलाएंगे। जैसे एंटीमनी, जब आर्सेनिक में एंटीमनी आर्सेनिक जब मिलाएंगे तब क्या होगा, वह एन टाइप अर्धचालक बन जाएगा। तो परिभाषा क्या लिखेंगे जब सिलिकॉन में आर्सेनिक या एंटीमनी मिलाया जाता है तो वह एन टाइप अर्धचालक बन जाता है। यहाँ आर्सेनिक तथा एंटीमनी पंच संयोजी तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है पी प्रकार का अर्धचालक क्या है, पी प्रकार का अर्धचालक क्या है। तो हो जाएगा शुद्ध जर्मेनियम अर्धचालक क्रिस्टल में त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिलाने से बना वह अर्धचालक जिसमें आवेश वाहक धनावेशित कोटर होते हैं, पी प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। वहीं शुद्ध जर्मेनियम में जो हम क्या करते हैं, त्रिसंयोजी तत्व मिलाते हैं तो पी प्रकार का अर्धचालक बन जाता है और उसमें कोटर आवेश वाहक होता है। अगला है संधि डायोड में अवक्षय परत से आप क्या समझते हैं। 2010 में पूछा गया था, संधि डायोड में अवक्षय परत से आप क्या समझते हैं। 11 में इसी क्वेश्चन रिपीट किया गया, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत से आप क्या समझते हैं, उसी को थोड़ा बदल दिया। फिर 17 में पूछा गया पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत का क्या अर्थ है, समझाएं। देखिए भिन्न तरह से पूछा जाता है, इसको ध्यान से देख लेंगे। तो कहा जाए अवक्षय परत संधि डायोड में पीएन संधि के निकट दोनों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई स्वतंत्र आवेश वाहक उपलब्ध नहीं होते हैं अवक्षय परत कहलाता है। परिभाषा ध्यान से सुन लें, अवक्षय परत संधि डायोड में पीएन संधि के निकट दोनों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई स्वतंत्र आवेश वाहक उपलब्ध नहीं होता है अवक्षय परत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है अवक्षय परत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि अग्र अभिनति विभव बढ़ा दिया जाए। यह 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यदि अग्र अभिनति विभव हम बढ़ाते हैं तो कम हो जाता है अवक्षय परत की चौड़ाई। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमेशा 2 प्रकार का अभिनति होता है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है, एक बैकवर्ड होता है। फॉरवर्ड को बोलते हैं अग्र अभिनति और बैकवर्ड को पश्च अभिनति बोलते हैं। तो यहाँ अगर हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड में जोड़ते हैं तो अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होगी, कम हो जाएगी। अगला देखिए क्वेश्चन, उत्क्रम अभिनति पीएन संधि डायोड में एवलांस भंजन का क्या अर्थ है, इस बारे में पूछा गया था। एवलांस भंजन का क्या अर्थ है, इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बड़ा आंसर है। एवलांस भंजन का परिभाषा देख लीजिए, उत्क्रम अभिनति वोल्टेज के बहुत अधिक हो जाने पर और संख्यक वाहक काफ़ी अधिक गति ऊर्जा अर्जित कर लेता है, जिससे कि संधि के समीप सहसंयोजक बंधन टूट जाता है तथा इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म मुक्त हो जाते हैं। ये आवेश वाहक भी त्वरित होकर उसी प्रकार से अन्य इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म को मुक्त करता है। यह प्रक्रिया संचयी होती है तथा इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म बहुत बड़ी संख्या में मुक्त हो जाता है, तब उत्क्रमण धारा का मान एकाएक बहुत बढ़ जाता है। इस स्थिति को एवलांस भंजन कहते हैं तथा इसमें धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा से संधि के क्षतिग्रस्त होने की आशंका रहती है। वह उत्क्रम वोल्टेज जिस पर उत्क्रम धारा एकाएक बढ़ जाता है भंजक वोल्ट का कहलाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप देख लेंगे और इसको लिख लेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र जो 14 में दिखाया गया है, संधि डायोड डी अग्र अभिनति है, फॉरवर्ड है,
तो अथवा उत्क्रम अभिनति है यानी बैकवर्ड है। आपको बताना है यह क्या बैकवर्ड दिखाया गया या फॉरवर्ड दिखाया गया। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा देख लीजिए, यहाँ तो डी है, संधि डी पूछ रहा है, डी क्या है बैकवर्ड फॉरवर्ड। तो डी जो है आप देख लीजिए बैकवर्ड है। बैकवर्ड क्यों कहा गया, यहाँ देखिए यहाँ ऑर्थेड किया गया है, ऑर्थिंग यहाँ दिया गया है और ऑर्थिंग के दिशा में यहाँ वोल्टेज को दिखा रहे हैं, यहाँ दिशा डायरेक्शन इसके तरफ ही है और इसके तरफ ही है तो बैकवर्ड, और यही दिशा उल्टे हो तो क्या हो जाता फॉरवर्ड होता, यानी अग्रवृद्धि हो जाता। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेंगे। ऑर्थिंग जहाँ इस तरह का लाइनिंग खींचा गया है वो ऑर्थेड किया गया, ऑर्थिंग दिया गया और ऑर्थिंग के दिशा में यदि कुछ अभिनति जोड़ा गया, अगर कोई कनेक्शन दिया गया तो बैकवर्ड होता है। ठीक है, अगला एक पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनति में प्रतिरोध 20 ओम है, यदि अग्र वोल्टेज में 0.025 वोल्ट का परिवर्तन करें तो डायोड धारा में कितना परिवर्तन होगा। तो ये तो एक कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ प्रतिरोध दिया गया है यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन का 20 वोल्टेज है और यहाँ परिवर्तन कहता है 0.0 वोल्ट होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ धारा होता है डेल्टा आई और धारा बराबर डेल्टा वी बटा आर, यानी परिवर्तन बटा मुख्य प्रतिरोध। तो परिवर्तन 0. इतना वोल्ट है और मुख्य प्रतिरोध 20 वोल्ट है। हम इतना एम्पियर की धारा क्या होता है परिवर्तित होता है, इसको हम क्या किए एम्पियर को चेंज कर दिए, यानी दशमलव क्या है 1 2 3 4 5 अंक के पहले हैं तो 1 अंक के बाद कर देंगे, 10 के पर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, यानी यह 3 अंक के बाद दशमलव आएगा 10 के पर 3 एम्पियर, यही आपका आंसर हो जाएगा। एम्पियर को हम क्या करेंगे मेगा एम्पियर में बदल सकते हैं, चाहे इतना ही लिख दीजिए आंसर। ठीक है, अगला जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह बताइए। जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह बता रहे हैं, तो यहाँ आपको हमने बना दिया है जेनर डायोड का एक फोटो बना दिया है, इसको देख लेंगे। जेनर डायोड पे क्या दिखाता है, यहाँ एक कैथोड किरण को दिखाता है, कैथोड दिखाता है और एक स्विच इसमें दिखाना है। आपको क्या करना है, एक तो स्विच दिखाना है, पी स्विच हो गया और एक एनोड। ठीक है, कैथोड को प्लस से इंडिकेट करते हैं इसमें, एनोड को माइनस से। इसको याद करें कि इसमें क्या होता है कैथोड प्लस होता है उल्टा और एनोड क्या होता है माइनस होता है उल्टा होता है, और एन यह जंक्शन दिखाता है। तो इस तरह आप फिगर एक बना लेंगे जेनर डायोड का। अगला फोटो डायोड में पीएन संधि डायोड किस प्रकार से संयोजित किया जाता है, इसका क्या उपयोग है। यह 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, आप क्वेश्चन में उलट कर देख लेंगे। फोटो डायोड प्रकाश संवेदनशील और चालक से बना पीएन संधि डायोड है जो उत्क्रम अभिनति में कार्य करता है, यानी बैकवर्ड कार्य करता है। फोटो डायोड का उपयोग प्रकाश सूचक के रूप में प्रकाश संचालित कुंजियों तथा कंप्यूटर पंच का आदि के पढ़ने में किया जाता है, कंप्यूटर वगैरह इत्यादि पढ़ने में इसका उपयोग किया जाता है। परिभाषा इसे देख करके आप लिख लेंगे अच्छे से। एलईडी का पूरा नाम, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड इसका पूरा नाम है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। आज एलईडी का उपयोग लगभग स्थानों पर लगभग जगहों पर किया जा रहा है, जैसे एलईडी टार्च आ रहा है, एलईडी आपका कंप्यूटर हो रहा है, एलईडी टीवी आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ एलईडी हो रहे हैं। इसमें क्या होता है ऊर्जा की बहुत कम खपत होती है। ठीक है, एलईडी पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर के नामांकित प्रतीक चिन्ह परिपथ बनाइए। ये पूछा गया, देख ले 10 में 12 में 16 में 17 में लगातार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इस प्रतीक चिन्ह को ध्यान से फिगर को देख लेंगे, मैंने इस फिगर को बना दिया है। यह पीएनपी का है, पीएनपी जंक्शन हो गया और एनपीएन का ये है। अब ध्यान से इसमें मुख्य अंतर क्या दिखा है, देखिए ये उत्सर्जक है और एक संग्राहक है। ठीक है, यहाँ पर उत्सर्जक दिखाएगा और यहाँ संग्राहक दिखाया गया है। इससे सिर्फ एक ही अंतर देखना है कि पीएनपी अगर है, पीएनपी है तो पीएनपी में क्या उत्सर्जक से आवेश आता है। ठीक है, और यही एनपीएन है इसमें आवेश जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देख लीजिए ध्यान से, यही बेसिक अंतर है और कोई अंतर इसमें नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है, अगला है एनपीएन ट्रांजिस्टर से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं एनपीएन, ये थोड़ा आप हो गया यहाँ आप रहेगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर से आप क्या समझते हैं, तो वह ट्रांजिस्टर जिसमें 2 टाइप और चालक की एक बहुत महीन तराश स्लाइस यानी पतला को एन टाइप और चालक के 2 छोटे छोटे टुकड़ों के बीच दबाकर बनाया जाता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का आता है। यानी कहने का मतलब है कि एक और चालक एन ऊपर रहेगा, बीच में एक क्या होता है पी और चालक रहता है और इसके नीचे एन और चालक, यानी 2 एन टाइप अर्धचालक के बीच में एक पी टाइप अर्धचालक को लेकर के जोड़ दिया जाता है। दोनों क्या बिस्कुट की तरह क्या पतले पतले अर्धचालक होते हैं, इनके बीच में पी के बीच में पी को बीच में और एन को आड़ी पाड़ी रख करके उसको सटा दिया जाता है और जिससे एनपीएन ट्रांजिस्टर बनता है बिस्कुट के आकार का, यानी इस तरह का होता है परत, और इसी के अंदर क्या है पी टाइप अर्धचालक को डाल दिया जाता है। समझाएं कि ट्रांजिस्टर एक
धारा संचालित युक्ति है, जबकि ट्रायोड बल्ब वोल्टा संचालित युक्ति है, या ट्रायोड बल्ब तथा ट्रांजिस्टर बल्ब में अंतर बताइए। इसको थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा डिटेल्स मैंने लिख दिया इसको। ट्रायोड में कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन ग्रिड से होकर संग्राहक प्लेट पर पहुंचता है और ट्रांजिस्टर में उत्सर्जन से प्राप्त इलेक्ट्रोड आधार में से होकर संग्राहक को पहुंचता है। यह अंतर है, परंतु इन दोनों युक्तियों में प्रयुक्त भौतिक प्रतिक्रियाएं भिन्न भिन्न हैं। ट्रायोड में धारा का नियंत्रण ग्रिड तथा कैथोड के बीच के वैद्युत क्षेत्र से होता है, अतः धारा ग्रिड वोल्टता पर निर्भर करता है तथा काफी बड़े परिसर में धारा में परिवर्तन ग्रिड वोल्टता में परिवर्तन के लगभग अनुक्रमणपाती होता है, अतः ट्रायोड वोल्टता संचालित युक्ति है। इसके विपरीत ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा आधार धारा से नियंत्रित होती है, जो उत्सर्जक धारा से प्राप्त की जाती है। संग्राहक धारा में परिवर्तन आधार धारा में परिवर्तन के अनुक्रमणपाती होता है, अतः ट्रांजिस्टर धारा संचालित युक्ति है। ट्रांजिस्टर धारा संचालित युक्ति है। इसको देख करके अच्छा से आप लिखेंगे। ट्रांजिस्टर, अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर की संग्राहक धारा आधार धारा तथा उत्सर्जक धारा में क्या संबंध है? इसको देख लीजिए। 13 और 16 पूछा गया है, ट्रांजिस्टर की आधार धारा, संग्राहक धारा, आधार धारा तथा उत्सर्जक धारा में क्या संबंध है? तो रिलेशन बताना है, तो इसको याद कर लीजिए। उत्सर्जक धारा बराबर होता है आधार धारा प्लस संग्राहक धारा, यही आपका संबंध है। उत्सर्जक धारा बराबर आधार धारा प्लस संग्राहक धारा। उत्सर्जक धारा को आई से, आधार धारा को आईबी से और संग्राहक को आईसी से सूचित किया जाता है। तो आई बराबर आईबी प्लस आईसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एनपीएन तथा पीएनपी ट्रांजिस्टर में कौन सा ट्रांजिस्टर अधिक श्रेष्ठ है, क्यों? यानी इन दोनों में कौन बढ़िया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देख लीजिए। एनपीएन ट्रांजिस्टर में आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है तथा पीएनपी ट्रांजिस्टर आवेशवाहक कोटर होता है। कोटर में होल होता है, परंतु कोटर की गतिशीलता से मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता अधिक होती है। इस कारण से पीएनपी की तुलना में एनपीएन अधिक उपयोगी है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होता है और ज़्यादा तीव्रता से गति करता है, इसलिए एनपीएन ज़्यादा उपयोगी है। अगला, एक उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक में निर्गत परिपथ का लोड प्रतिरोध 600 ओम तथा निवेशी परिपथ का प्रतिरोध 150 ओम है। यह धारा का प्रवर्धक 0.90 हो तो वोल्टा प्रवर्धक की गणना कीजिए। तो इसको क्या कीजिए, एक फॉर्मूला से हम लोग बना लेंगे। पहले लिस्ट बनाइए क्या क्या दिया गया है, उसके बाद लिखिएगा वोल्टा प्रवर्धन ए बराबर अल्फा गुना प्रतिरोध लाभ। तो अल्फा गुना प्रतिरोध वाले ए बराबर, तो अल्फा का मतलब धारा प्रवर्धन कितना है, तो 0.09 गुना प्रथम यहाँ क्या है, प्रतिरोध 600, यानी परिपथ का लोड प्रतिरोध कितना है 600 ओम बटा 150 ओम। तो 600 में 150 से भाग देंगे और गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यानी इसको कटा लीजिएगा, खुद से कैलकुलेट कीजिएगा, तो 3.6 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला को याद कर लीजिए और उसको अच्छा से बना लीजिए। एक ट्रांजिस्टर परिपथ की उत्सर्जन धारा में 1.8 मिलियन एम्पियर का परिवर्तन करने पर संग्राहक धारा में 1.6 मिलियन एम्पियर का परिवर्तन होता है। इसके लिए परिपथ की आधार धारा में परिवर्तन का मान ज्ञात कीजिए। तो यह देख लीजिए, आई बराबर 1.8 मिलियन एम्पियर है, यहाँ दिया गया है। इसको आप लिस्ट पहले बना लीजिए, लिखिएगा दिया गया है। आईसी का मान दिया गया है 1.6 मिलियन एम्पियर। आधार धारा परिवर्तन आई बराबर आई माइनस आईसी हो गया, तो दोनों को इसको इसमें से घटा लिया गया, 0.2 मिलियन एम्पियर हो गया, मिली एम्पियर हो गया। ओके, अगला, उभयनिष्ठ आधार परिपथ में किसी ट्रांजिस्टर का धारा लाभ 0.98 यदि उत्सर्जक धारा में 5.0 मिली एम्पियर का परिवर्तन हो तो संग्राहक धारा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सेम पहले की तरह बनाना है। तो अल्फा का मान 0.98 दिया है, आई का मान 5 मिली एम्पियर दिया और आईसी का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो आईसी बराबर होता है अल्फा गुना आई। सारे फार्मूला को आप अच्छा से लिख लीजिए कहीं और याद कर जाइए। ठीक है, तो यहाँ आईसी बराबर अल्फा गुना आई। अल्फा का मान क्या दिया है 0.98 और आई का मान क्या दिया है 5 मिली एम्पियर। गुना कर दिए तो 4.9 मिली एम्पियर आपका अल्फा का मान हो जाएगा। अल्फा नहीं गॉड, आईसी का मान हो जाएगा, यानी संग्राहक धारा में परिवर्तन आपका निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए बीटा बराबर 30, लोड प्रतिरोध आर एल बराबर 4 के ओम किलो ओम हो गया तथा निवेशी प्रतिरोध आर आई बराबर 400 ओम है, या ओम को ओम लिख दिया गया ओम है।
इसका बोल्टा प्रवर्धक ज्ञात कीजिए, बोल्टा प्रवर्धक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ याद कर लीजिए बोल्टा प्रवर्धक ए बराबर बीटा इंटू आर एल बटा आर आई। तो बीटा का मान यहाँ दिया गया 30, तो 30 हो गया। आर एल का मान दिया है 4 गुना 4 ओम दिया गया, ठीक है, किलो ओम। तो किलो ओम को ओम में बदलने के लिए 4 गुना हम क्या किए, 10 के पावर 3 से गुना कर दिया, किलो ओम को ओम में बदल लिया गया, बटा 400 ओम है, यह 400 ओम है, 400 में हम इसको कैलकुलेट कर लिए तो 300 ओम आ जाएगा। इसको कटा लीजिए अपने से, कटा दें तो आपको आ ही जाएगा। तो 4 गुना 10 के पावर 3 है, अब बटा क्या हो गया 400, शून्य से शून्य काट दीजिए, और ये 4 से इसको 10 पर काट लीजिए, एक 0 से कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, एंड 3 गुना 10 के पावर 2 यानी कितना हो जाएगा आपका 300। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल संकेत में कितने मान होते हैं, डिजिटल संकेत में कितने मान होते हैं। तो हमें याद कर लें कि डिजिटल संकेत से 2 ही मान होते हैं, 0 और 1, इसको ऑफ बोलते हैं, इसको ऑन बोलते हैं। तो डिजिटल संकेत 2 संकेत 2 मान होते हैं, 0 तथा 1 होता है। याद रखें कंप्यूटर क्या करता है, इसी संकेत को समझता है, डिजिटल संकेत को ही समझ पाता है। अगला, बाइनरी संख्या में 101 तथा 101 का योग एवं अंतर ज्ञात कीजिए, यानी इसका और इसका योग निकालना है और अंतर निकालना है। तो योग में खाली याद करें 1 + 1 बराबर 10 होता है, और कुछ नहीं। योगफल में 1 + 1 बराबर 10 होता है, और अंतर में 10 में से 1 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, तो कैसे जोड़ा गया देख लीजिए। यहाँ इसको जोड़ेंगे तो 1 और 1 क्या हो गया 10, 10 का 0, और 1 हाथ से 0 0 तो 1 हो गया, और 1 हो गया, 1 हो गया, जोड़ दिए। घटाना है तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको साइड में लिखें, 1 में से गया 0, ये 0 0, और 10 में से गया क्या होगा 1, यानी 10 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा। यही याद कर लेंगे कि हम बाइनरी संख्या में जब जोड़ते हैं तो 1 + 1 बराबर 10 लिखते हैं, और घटाते हैं तो 10 में से 1 बराबर 1 लिखते हैं। बस यही मुख्य अंतर है। 1 + 1 याद कर लीजिए 10, और 10 - 1 बराबर 1। अगला क्वेश्चन, बाइनरी संख्या में 11 यानी इसको पढ़ेंगे 11011 तथा 1101 का योग बाइनरी पद्धति में ज्ञात कीजिए। सेम इसका योग निकालना है, तो वही अभी जैसे पता है वैसे जोड़ दीजिए। 1 और 1 क्या 10 का 0, 1 बचा हार्डसेल, अब 1 और 1 हार्डसेल जोड़ेंगे 10 का 0 1, 10 का 0 1, 10 और 1 11 का 1 हार्डसेल 1, और 1 और 1 10। ठीक है, अब यहाँ वही जोड़ना है, तो 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए 1 का 1 हो गया, 1 का 1 हो गया, 1 1 0, 1 और 1 जोड़ेंगे 10, 10 का 0, और 1 1 10। सिंपल, 1 + 1 10 आप कीजिएगा। दशमलव संख्या में 21 तथा 43 को उनके तुल्य बाइनरी संख्या में रूपांतरित कीजिए, यानी 21 43 को बाइनरी में बदलना है। तो बाइनरी में बदलने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे 21 यहाँ लिख दिए, यहाँ शेष पर लिखिए, 21 में 2 से भाग देते हैं तो 21 तो नहीं कटता है, नहीं कटा तो 1 इसमें से माइनस कर लेंगे, तो -1 यहाँ लिख देंगे। तो 1 20 में से घटा तो क्या 21 में से घटा 20 हो गया, 20 का आधा क्या हो जाएगा 10, फिर 2 से घटाएंगे, इसमें घटाने की जरूरत नहीं है तो 0 हो गया, और 10 का आधा क्या हो गया 5, फिर 2 से घटाए तो इसमें से नहीं कटेगा तो 1 हाथ से लिया हो गया, तो 1 आ गया, 4 का आधा 2, ऐसे ही कटा दे जाइए, कटा कर इस तरह बना लेंगे। जिस फिर से आपको बताते हैं कैसे हमने कटाया। जैसे 21 को ऐसे आप बना लेंगे, आप 2 से कटा रहे हैं, ठीक है, नहीं कट रहा है तो 1 इसमें से माइनस कर लीजिए, तो बचा 20, 20 का आधा क्या हो जाएगा 10, फिर 2 से कटाएंगे आराम से कट जाएगा, कुछ नहीं घटाना पड़ा तो 0 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे 2 से कटाएंगे, अब 500 नहीं कटेगा तो 1 घटा लीजिए, 4 4 का आधा क्या हो गया 2, और 2 से कटाएंगे इसका आधा हो जाएगा तो यहाँ 0 लिख देंगे, आधा क्या हो गया 1। अब इसको उल्टा क्रम में ऐसे लिखिएगा 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1, यहाँ देखिए लिखा गया उल्टे क्रम में नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है। जैसे 43 कटाएगा तो ध्यान से देखिए, 2 से कटाएगा नहीं कट रहा था तो 1 यहाँ लिख दिया गया, घटा लिया गया तो ये 42 का आधा 21, फिर 21 का आधा नहीं होता 1 यहाँ लिख दिया गया, 20 का आधा 10, फिर 10 में से कुछ नहीं घटाना पड़ता 0 लिख दिया गया, 5 में से घटाना पड़ा तो यहाँ 1 लिखा, 4 का आधा 2 में से कुछ नहीं घटाना पड़ा तो 0, और 1 का 1 जो कहते हैं लिख दिएगा। और इसको उल्टे क्रम में क्या करिए ऊपर लिख दीजिए 1 0 1 0 1 1, ये हो गया आपका बाइनरी संख्या। इसको ध्यान से देख लेंगे। मूल लॉजिक गेट का नाम बताइए। तो लॉजिक गेट, ये लॉजिक गेट याद कर लेंगे, 3 को होता है मूल, जिसको OR एंड और नॉट गेट कहा जाता है। लॉजिक गेट मुख्य 3 होते हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, इसको याद कर लेंगे। एंड, नॉट तथा OR, यह OR गेट है। OR गेट को लॉजिक गेट क्यों कहा जाता है? एंड और नॉट, यह OR गेट है, को लॉजिक गेट क्यों कहा जाता है?
तो याद करें, क्योंकि इससे इसके निर्गम तथा निवेश के बीच एक तर्कपूर्ण संबंध होता है, इस कारण से इसको लॉजिक गेट कहा जाएगा कि एंड नॉट और को लॉजिक गेट कहा जाता है, क्योंकि इसके निर्गम तथा निवेश के बीच एक तर्कपूर्ण संबंध होता है, तर्कपूर्ण संबंध होता है, इसलिए इसको लॉजिक गेट कहा जाता है। अगला है, नौ द्वार को अन्य किस नाम से जाना जाता है तथा क्यों? नौ द्वार को और किस नाम से? तो याद कर लें, प्रतिलोमक द्वार, क्योंकि यह निवेशी अथवा अवस्था का प्रतिलोम कर देता है। यहाँ नौ द्वार का मतलब क्या है? नॉट, यहाँ नॉट द्वार, ठीक है। तो नॉट द्वार को प्रतिलोम द्वार भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नॉट द्वार को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो प्रतिलोमक के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह निवेश को उलट देता है। 0 डालेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 डालेंगे तो 0, निवेश को उलट देता है, इसलिए इसको प्रतिलोमक कहा जाता है। उलटने वाला द्वार है, इसलिए इसको नॉट द्वार या नॉट गेट कहते हैं। नॉट द्वार कहिए चाहे नॉट गेट कहिए, ठीक है, नॉट गेट या नॉट द्वार। ओके, अगला नॉट गेट का परिपथ चिन्ह, वही नॉट गेट के यहाँ फिगर बना दिया गया, उलट देगा, एक है यहाँ उलट देगा, रेकरिंग कर लेता है, नॉट गेट करता है, ठीक है। 1 देंगे तो 0 हो जाएगा, 0 देंगे तो 1 हो जाएगा। ओके, अगला है, नॉट गेट में कितने निवेश तथा कितने निर्गम होते हैं? तो नॉट गेट में एक निवेश तथा एक निर्गम होता है। जैसे 0 देंगे तो 1 निकलेगा, 1 देंगे तो 0 निकलेगा, यहाँ सिर्फ एक निवेश और एक निर्गम होता है। अगला है, नॉट गेट की सत्यता सारणी दीजिए। नॉट गेट की सत्यता सारणी निकालना है, तो देखिए नॉट गेट में क्या हो, एक निवेश हो गया, एक निर्गम हो गया, तो यह निवेश इनपुट हो गया और यह आउटपुट हो गया। इनपुट 0 देंगे तो 1 मिलेगा, 1 देंगे तो 0 मिलेगा। सत्यता ट्रूथ टेबल हो गया, ट्रूथ टेबल, इसको याद कर लेंगे। नॉट गेट का ट्रूथ टेबल सत्यता सारणी है। अगला है, और गेट का तर्क प्रतीक है, लॉजिक प्रतीक दीजिए। और गेट का लॉजिक प्रतीक आपको बताना है, तो लॉजिक प्रतीक क्या हो गया आपका? ए और बी है और इसका वाई प्राप्त होता है। इसका फिगर आप बढ़िया से याद कर लेंगे, और गेट का प्रतीक है ये, ठीक है। यह आप लिख ही सकते हैं, वाई बराबर ए प्लस बी भी लिखिए, यह योग का प्रतिनिधित्व करता है, और गेट, ठीक है। अगला, और गेट की सत्यता सारणी, तो हमने क्या बताया, और गेट योग बताता है, योगफल बताता है, ठीक है, जोड़ता है। जैसे इनपुट हो गया, यहाँ पर इनपुट लिखिएगा, इनपुट, यहाँ लिखिएगा आउटपुट, ठीक है, आउटपुट हो गया। तो ए और बी दिया गया और वाई बराबर ए प्लस बी, दोनों को जोड़िए। 0 और 0 है तो 0 आएगा, 0 1 है तो 1 आएगा, 1 और 0 है तो 1 आएगा, दोनों को जोड़ दिया गया। 1 + 1 बराबर क्या होता है? 1 होता है। लॉजिक में 1 + 1 बराबर 1, लॉजिक गेट के अनुसार। नहीं तो उसमें अगर बाइनरी आप संख्या के अनुसार देखेंगे तो 1 + 1 10 हो जाएगा। ओआर गेट का बुलियन व्यंजक, तो ओआर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होगा? वाई बराबर ए प्लस बी, ये आपका बुलियन व्यंजक हो गया और गेट का, ठीक है, क्योंकि योग का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ लिखिएगा बुलियन व्यंजक। यह जॉर्ज बुले नाम का एक वैज्ञानिक था, उसी ने अपने नाम से जॉर्ज बुलियन व्यंजक दिया था, ठीक है। अगला है, नीचे दिए गए लॉजिक परिपथ में लॉजिक गेट 1 व 2 को पहचानिए, यानी बताना यह किसका फिगर है और यह किसका फिगर है, आपको बताना। तो यह जो पहला फिगर है और गेट का फिगर है, जैसे पहले हमने देखा था, यह योग का प्रतिनिधित्व, ए और बी है, दोनों को ऐड करके यहाँ वाई देता है। लेकिन यहाँ बबल्स दिया गया, इसका अर्थ नॉट गेट है, जिसमें बबल्स दिखाया गया है, ठीक है, एक इनपुट और एक आउटपुट और बीच में बबल्स, वह नॉट गेट है, ठीक है। इसको बबल्स बोलते हैं, बबल्स का मतलब उलटना। यह नॉट गेट है और यह और गेट है, ठीक है। फिगर समझ लेंगे बढ़िया से। एंड गेट का लॉजिक संकेत, एंड का देखिए ये है, एंड का मतलब होता है वाई बराबर ए गुना बी, यह गुना का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन फिगर ध्यान से देख लीजिए, एंड और में यही अंतर है कि एंड और में क्या किया, ऐसा फिगर था, थोड़ा सा यहाँ से डाउन कर दिया गया था, लेकिन इसमें डाउन नहीं होता बिल्कुल, ठीक है। इसको देख लेंगे, गुना का प्रतिनिधित्व करता है, इसका फिगर बना लेंगे। एंड गेट की सत्यता सारणी, तो एंड में मैंने क्या बताया, गुना का प्रतिनिधित्व करेगा, तो ए इनपुट हो गया और बी इनपुट हो गया, आउटपुट ए गुना बी हो गया। जैसे 0 और 0 रहेगा तो गुना करेंगे क्या आएगा? 0। 1 और 0 गुना करेंगे तो 0, 1 और 0 तो गुना करेंगे 0, 1 और 1 रहेगा तभी 1 आएगा। यानी ऊपर ट्रूथ टेबल लिखिएगा, ट्रूथ टेबल ऊपर लिख दीजिएगा कॉपी में, नोटबुक पे, और इनपुट आउटपुट देकर बना लेंगे, ठीक है। ये परीक्षा में पूछता है, देख लीजिए, काफ़ी ऊपर है, जो भी इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन दिया है पूछा ही जाता है। अगला, एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक तथा सत्यता सारणी लिखिए। एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन लिखिए अथवा एंड गेट का प्रतीक चिन्ह बुलियन व्यंजक एवं सत्यता सारणी बनाइए। चलिए, एंड गेट के लिए दिया है, तो एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या हो गया? ए गुना बी। सत्यता सारणी हो गया, इनपुट आउटपुट देख लीजिए, गुना करके आप देख लेंगे। अब प्रतीक चिन्ह का फिगर यहाँ है एंड गेट का, ठीक है। ये सब फिगर लॉजिक गेट बना दिया गया, इसको आप देख लेंगे। 16, 18, 9 सब में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला,
नॉन गेट का प्रतीक चिन्ह, नॉन किसे बना गया, नॉट को और एंड को दोनों को जोड़कर तब नॉन गेट बनाया गया, ठीक है। तो एंड गेट को उलट देना ही नॉन गेट का मुख्य कार्य है। तो एंड में क्या होता है, गुना होता है, ए गुना बी, और ए गुना बी का उल्टा हो जाता है नॉन गेट में, ठीक है। तो इसका बुलियन व्यंजक वाई बराबर ए गुना बी के ऊपर रेखरी, ए गुना बी के ऊपर रेखरी, इसको याद कर लेंगे, ए गुना बी के ऊपर क्या हो जाएगा, रेकरिंग हो जाएगा, ठीक है। या प्लस में देंगे ए के रेकरिंग, बी के रेकरिंग दिया गया। अगला क्वेश्चन है नॉर गेट। नॉर गेट, नॉट का मतलब नॉट और क्या किया गया, और को जोड़कर बनाया गया, नॉट और गेट को। तो यह और गेट को एक क्रिया को उलट देना, और क्या करता है, जोड़ को, और जोड़ को यह क्या करता है, उलट देता है। ए प्लस बी का जो क्रिया होगा वाई तो प्राप्त होगा, लेकिन यह उल्टा हो गया, इसके ऊपर रेकरिंग दे देंगे, ठीक है। वाई बराबर ए प्लस बी क्या रेकरिंग, इसका बुलियन व्यंजक होगा वाई बराबर ए प्लस बी, इसके ऊपर रेकरिंग हो जाएगा। यह हो गया आपका नॉर गेट, ठीक है। फिगर में देख लीजिए, फिगर में यहाँ देखिए बबल्स दिया गया ना, बबल्स का मतलब क्या, इसको ये बबल्स बोलते हैं, उलट देता है। अगला है निम्नलिखित प्रदर्शित सत्यासह सारणी किस गेट को व्यक्त करता है। तो यहाँ देखिए 0 0 1 हो गया, 0 और 0 को यानी 0 गुना 0 भी करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन उल्टा कर दिया। 1 और 1 को गुना करेंगे 0 आएगा। तो यहाँ देखिए यह ए प्लस बी को इंडिकेट करता है, ए प्लस बी का उल्टा इंडिकेट करता है, देख लीजिए, क्योंकि 0 0 0 आएगा 0, 0 का उल्टा 1 हो गया। 1 और 0 जोड़ेंगे 1, 1 का उल्टा 0, 0 1 को जोड़ेंगे 1, 1 का उल्टा 0, 1 और 1 का 1 और 1 का उल्टा 0, यानी जोड़ करके उल्टा कर दिया, जोड़ करके उल्टा, यानी नॉर गेट का यह प्रतिनिधित्व करता है, नॉर यानी और गेट को उल्टा करता है। तो यहाँ और नॉर हो गया। अगला चलिए यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आप इन सारे प्रश्नों को नोटबुक में अच्छा से लिख लीजिए, क्योंकि इन सारे प्रश्नों से परीक्षा में निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा। चलिए यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या करें, चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर बने रहें। मैं आपको पूरा फिजिक्स लाइन बाय लाइन बढ़िया से पढ़ा दूंगा इस चैनल के माध्यम से। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।